हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, और सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए कुछ खास रहने वाला है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखना और फिर बाद में कमेंट में बता देना कि हमारा कंटेंट कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अब तक ओलंपिक में कुल 35 पदक जीता है, जिनमें से स्वर्ण पदक कितने हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही, जो अभी तक ओलंपिक का रिकॉर्ड है उसमें भारत ने कुल 35 पदक जीता है, तो उसमें 35 में से कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, ये आपने हमें बताना है। तो इसमें 10 जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। देखो, ओलंपिक के इतिहास में भारत कुल कितने 35 पदक जीता है टोटल। ठीक है, 35 में से 10 जो हैं वो क्या हैं, गोल्ड मेडल हैं, 9 जो हैं वो सिल्वर मेडल हैं, और जो 16 है वो ब्राउन्ज मेडल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल में 35 हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। ओलंपिक का आदर्श वाक्य सिटियस आल्टियस फॉर्टियस कम्यूनिटर की रचना फादर हेनरी डिडान ने की है। इसमें आल्टियस का मतलब क्या होता है, ये आपने बताना है। तो आल्टियस का मतलब होता है हायर, यानी अधिक ऊंचा या उच्चतर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मतलब एक शब्द ये रहा, मतलब ये यहाँ पे ये कम्यूनिटर। ठीक है, देखो ये सिटियस आल्टियस फॉर्टियस, ये तो फादर हेनरी डिडान ने इसको जब इस मतलब आदर्श वाक्य को बनाया था, तो 3 शब्द इसमें थे, सिटियस आल्टियस फॉर्टियस। लेकिन ये जो कम्यूनिटर जो शब्द आया है, ये अभी सन 2020-21 में जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में, उस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 21 में हुए हैं उसमें। ठीक है, तो इस लिहाज से अब यहाँ पर देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो सिटियस का मतलब होता है फास्टर, माने तेज, अधिक तेज। ठीक है, सिटियस का मतलब होता है फास्टर, माने अधिक तेज। आल्टियस का मतलब क्या होता है, हायर, यानी अधिक ऊंचा। फॉर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, यानी अधिक मजबूत या अधिक बलवान। और ये जो होता है कम्यूनिटर, कम्यूनिटर शब्द जो होता है इसका मतलब होता है टूगेदर, यानी साथ साथ। तो इस तरीके से कुछ इसको मतलब ध्यान रखिएगा। और चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3। ओलंपिक ध्वज को बायरन पियरे डी कुबर्टिन ने 1914 में बनाया था, लेकिन प्रथम बार कब फहराया गया। तो कहने का मतलब यही कि ओलंपिक जो ध्वज था उसको किसने बनाया था, बायरन पियरे डी कुबर्टिन ने 1914 में बनाया था, बनकर तैयार हो गया था। लेकिन प्रथम बार इसको फहराया कब गया था, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। अगला देख लेते हैं, BMI माने बॉडी मास इंडेक्स से शरीर का मोटापे का पता लगाया जाता है, लेकिन BMI निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इससे क्या मापा जाता है, शरीर में कितना मोटापा है, कितना अधिक भार है, या लंबाई के अनुसार आपका वेट है या नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही, इससे मोटापे का पता लगाया जाता है, ओबेसिटी का। और हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि मतलब BMI निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो सूत्र होता है भार। ठीक, भार बटे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ आपको। देखो, भार बटे में ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा होगा। और ये जो होगा ये किलोग्राम में होगा, भार किस में होगा, किलोग्राम में होगा। और ये जो ऊंचाई होगी ये मीटर में होगी हमेशा। ठीक है, तो भार जितना भी होगा व्यक्ति का वो दिया होगा, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें दिया होगा कि भार इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो वही भार की जगह पर आप भार रख देंगे किलोग्राम में बनाकर, और जो ऊंचाई होगी ऊंचाई गुणे ऊंचाई कर देंगे मीटर में। ठीक है, अब काट पीट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। योग के अंतर्गत क्लेश जो होते हैं, क्लेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, योग के अंतर्गत क्लेशों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। कौन कौन से, अभिधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का अंतर पल्स प्रेशर
कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर कितना होता है, तो सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है 40 mmHg होता है, ठीक है। क्वेश्चन जरा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है, वो पल्स प्रेशर कहलाता है, यानी नाड़ी दाब कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनके बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर, यानी जिसे हम नाड़ी दाब बोलते हैं, ठीक है, होता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर कितना होता है ये हमें बताना है। तो सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है 40 mmHg होता है, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली बात तो यह है कि पल्स प्रेशर यानी नाड़ी दाब किसे कहते हैं, तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको पल्स प्रेशर या नाड़ी दाब बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन यदि पूछ लेता है कि एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर कितना होता है, तो 40 mmHg होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो 80 mmHg हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 mmHg होता है। तो किसी भी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 है, तो जाहिर सी बात है उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 mmHg हो जाएगा। और 120/80 mmHg जो होता है वो एक सामान्य व्यक्ति का बीपी होता है, यानी ब्लड प्रेशर होता है। जो बीपी मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। YMCA की स्थापना 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम ने लंदन में की थी, जबकि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हैरी क्रोबक द्वारा कब की गई, तो हैरी क्रोबक द्वारा की गई है 1920 में। और ये जो मतलब कॉलेज था YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये मतलब कॉलेज एशिया का पहला जो है शारीरिक शिक्षा कॉलेज था, ठीक है। एशिया का जो पहला कॉलेज था शारीरिक शिक्षा का, वो कब 1920 चेन्नई मद्रास यानी जो था तमिलनाडु में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हैरी क्रोबक द्वारा। जो हैरी क्रोबक थे ये अमेरिका के एक प्रशिक्षक यानी ट्रेनर थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी प्रश्न छुपे हुए हैं। YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना भारत के बाहर देखी जाए तो 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम ने लंदन इंग्लैंड में की थी, जबकि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हैरी क्रोबक द्वारा कब की गई, तो 1920 को की गई थी हैरी क्रोबक द्वारा। और ये एशिया का पहला एकमात्र कॉलेज था, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। वीर अभिमन्यु, एकलव्य, जानकी, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, यह सभी पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़िएगा, वीर अभिमन्यु पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, जानकी पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, यह सभी पुरस्कार किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जितने भी पुरस्कार हैं ये सभी खो खो खेल से संबंधित हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो वीर अभिमन्यु पुरस्कार होता है, इसमें 18 वर्ष तक के लड़के या उससे कम के जो बच्चे यानी लड़के होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और इधर एक होता है जानकी पुरस्कार, इसमें 16 वर्ष तक की या उससे कम की जो लड़कियां होती हैं वो भाग लेती हैं जानकी पुरस्कार में। और ये जितने भी खेल हैं, वीर अभिमन्यु, एकलव्य, जानकी और रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी किस खेल से संबंधित है, ये खो खो खेल से संबंधित हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, फुटबॉल खेल की समयावधि कितनी होती है, तो फुटबॉल खेल की जो कुल समयावधि होती है वो 90 मिनट होती है, ठीक है। और इसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और बीच में जो होता है वो क्या 15 मिनट का इनिंग ब्रेक या इंटरवल टाइम कह लीजिए, ठीक है। 45 मिनट का पहला चलेगा, फिर उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट होगा, फिर दूसरा में 45 मिनट खेल चलेगा, ठीक है। तो 45, 15, 45 यानी 2 हाफ होते हैं 45 मिनट के, बीच में जो होता है इनिंग ब्रेक होता है 15 मिनट का, ठीक है। टोटल टाइम कितना होता है फुटबॉल खेल का समयावधि, 90 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। मारडेका कप की स्थापना 1957 में हुई थी, इसका संबंध किस खेल से है, तो मारडेका जो कप होता है इसकी स्थापना कब हुई है, 1957 में हुई है, ठीक है। इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है फुटबॉल खेल से, ठीक है। अगला देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल या जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं, ठीक है। और हालांकि इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 ही को रखा है। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। इसका
इस खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? इसको रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं, इनकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। इस खेल में भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट यानी भाग किया था? तो भाग लिया था 1934 में, ठीक है। यानी कब भाग लिया? 1934 में भाग लिया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है? ठीक है, किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था? 1930, 1950, 1962, 1986 में, ठीक है। 1930 में नहीं लिया था, 1950 में, 1962, 1986 में भाग नहीं लिया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। अखिल भारतीय खेल सलाह समिति की स्थापना 1954 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। प्रश्न नंबर 16। प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रथम विजेता कौन था? जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनका पहला विजेता कौन था? कोरिबस था, ठीक है। कौन? कोरिबस था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर सर्वप्रथम किस राजा ने प्रतिबंध लगाया था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों पर सर्वप्रथम थियोडोसियस प्रथम ने 393 AD में प्रतिबंध लगाया था। अगला है प्रश्न नंबर 18। वॉलीबॉल खेल को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1958 में शामिल किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 19। एथलेटिक्स विश्व कप की शुरुआत आधिकारिक तौर पर कब से मानी जाती है? तो एथलेटिक विश्व कप की शुरुआत आधिकारिक तौर पर की बात की जाए तो 1983 से मानी जाती है। शब्द नॉकआउट मुक्केबाजी से संबंधित है, तो शब्द आयरन किस खेल से संबंधित होगा? तो ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। क्या है? शब्द जो नॉकआउट होता है ये मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित होता है। तो शब्द जो आयरन, यहाँ पे एक शब्द है आयरन, किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 21। डिफेंस प्लेयर लिब्रो किस खेल से संबंधित होता है? यानी कहने का मतलब यही होता है, जो लिब्रो होता है एक रक्षात्मक प्लेयर होता है, अटैकर प्लेयर नहीं होता है। तो इसलिए जो डिफेंसिव प्लेयर लिब्रो जो होता है, लिब्रो किस खेल से संबंधित होता है? तो लिब्रो जो होता है वॉलीबॉल खेल से संबंधित होता है। और लिब्रो जो होता है मतलब पूरी टीम की अपेक्षा थोड़ा अलग कपड़े पहनता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो भारतीय खिलाड़ी जो गगन नारंग हैं ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। अगला है प्रश्न नंबर 23। चौगान पोलो खेलते समय किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मतलब मृत्यु हो गई थी। जो चौगान होता है उसी को पोलो बोलते हैं। तो पोलो जो या फिर चौगान कह लीजिए खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजा था उसकी मृत्यु हुई थी। अगला देख लेते हैं। कुपोषण के चलते शरीर में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाना कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, तो ये रोग होता है क्वाशियोकोर, ठीक है। क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे कुपोषण से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसमें धीरे धीरे सभी तत्व जो होते हैं उनको मतलब वे तत्व धीरे धीरे कम पड़ने लगते हैं। उसी के चलते इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का लेवल भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो उस प्रोटीन के लेवल के कम होने के कारण, यानी हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है अधिक मात्रा में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुपोषण के चलते जब प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वाशियोकोर रोग होता है, ठीक है। क्वाशियोकोर रोग होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। अमेरिकी खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स जो हैं इनका जो उपनाम है क्या है, टाइगर है यानी चीता है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 26। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपने हमें कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। यदि उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो जाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर देना। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।